हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट संख्या सेकंड है। इसमें 50 प्रश्नों को कवर किया गया है। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। प्रैक्टिस करते रहिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब होगा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? तो सही जवाब है नागालैंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर है लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को पद से हटाने के लिए किसी सदस्य के द्वारा दी जाने वाली संकल्प की सूचना किसे संबोधित होनी चाहिए? लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को पद से हटाने के लिए किसी सदस्य के द्वारा दी जाने वाली संकल्प की सूचना किसे संबोधित होनी चाहिए? सही जवाब है बी ऑप्शन महासचिव लोकसभा। लोक लेखा समिति, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो पहला कथन है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिया गया है। पहला कथन है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, सही नहीं है। अध्यक्ष को अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञान करने और सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करता है, यह कथन गलत है, क्योंकि मतों के समानता के मामले में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी केवल सेकंड ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 6 है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो फिलहाल में 6 नंबर का जो है आपको आंसर देना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, यानी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 है भारत के संविधान में प्रतिस्थापित, ठीक है, भारत के संविधान में प्रतिस्थापित मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत के संविधान में प्रतिस्थापित मूल कर्तव्यों के संबंध में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, इन्हें विधि की वैधानिकता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 8 बताना है किसी राज्य का राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग तब कर सकता है जब, किसी राज्य का राज्यपाल विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है जब क्या? जब वह मंत्री परिषद के परामर्श से संतुष्ट न हो, बिल्कुल सही है। वो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग इस समय भी कर सकता है। संविधान में उसे कुछ मामलों में अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, यह भी सही है। और उसे एक निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। तीनों कथन सत्य है, यानी ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 9 है पूछा गया है कि समाजवाद के बारे में आपको बताना है कि समाजवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। समाजवाद के बारे में कौन सा एक सत्य नहीं है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए जो एक सत्य नहीं है समाजवाद के बारे में इन चारों स्टेटमेंट में से, वो है सी ऑप्शन। समाजवादी यह विश्वास करते हैं, समाजवादी यह मानते हैं या विश्वास करते हैं कि समाज में वर्ग विभाजन यथार्थता यानी वास्तविकता है और इसलिए अप्रतिकारक योग है।
समाजवादी यह मानते हैं या विश्वास करते हैं कि समाज में वर्ग विभाजन वास्तविकता है और इसलिए अप्रतिकार योग्य है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही मतलब कि ऑप्शन है, जो कि समाजवाद के बारे में सत्य नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, 10 नंबर में पूछा गया कि निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निंदा प्रस्ताव के बारे में प्रश्न पूछा गया है और बताना है कि कौन सा एक सही नहीं है। देखिए इसमें से बी ऑप्शन को आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, तो इसमें दिया गया कि सरकार अपनी चर्चा के लिए समय और तारीख तय करने के लिए स्वतंत्र है, जो कि यह सही नहीं है। तो 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बताइए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? वह है आपका गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है सबसे लंबी है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 12 नंबर है, राजस्थान का मरुस्थल या थार का मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्लीस्टोसीन और हाल ही में जो है, या हाल के निक्षेप जो है, कह सकते हैं कि प्लेटोसीन और हाल के निक्षेपों का ये विस्तार है, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन होगा। 13 नंबर है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स? भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? सही जवाब है ताप्ती या तापी, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रति गाय दूध का अधिकतम उत्पादन होता है? निम्नलिखित में से किस देश में प्रति गाय दूध का अधिकतम उत्पादन होता है? आपको मालूम है, इसका सही जवाब होगा डेनमार्क, यानी सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है वह है 15 नंबर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? Which of the following state is the largest producers of the cardamom and peppers in India? ठीक है, तो वह कौन से राज्य हैं जो भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है केरल, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़कों की लंबाई में भारत में पहले स्थान पर है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़कों की लंबाई में भारत में पहले स्थान पर है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। यहां पे जो है आपको मिलान करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ, एक तरफ स्टेट और दूसरे तरफ हाईएस्ट पीक का नाम दिया गया है। तो आपको बताना है किस स्टेट में कौन सा हाईएस्ट पीक है, इसका मिलान कीजिए और बताइए सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए जो केरला है, केरला का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? केरला का हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, ठीक है, तो ए का 3। नागालैंड का बताइए, नागालैंड का जो है वो है सरामती। और उत्तराखंड का बताइए, उत्तराखंड का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? तो नंदा देवी। और तमिलनाडु का जो हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? Which of the following countries is the leading producer of iodine in the world? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? सही जवाब है चिली। कौन सा? चिली, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। देखिए प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंगानुपात है? 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंगानुपात है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा हरियाणा। हरियाणा जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यहां का जो बाल लिंगानुपात है वो सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा ग्रामीण आबादी है? 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा ग्रामीण आबादी है? याद रखिएगा, सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य भी है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? कौन सा ग्रह है जो जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब दीजिए और बताइए इसका सही यानी राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो है आपका, बताइए, मंगल ग्रह यानी मार्स प्लैनेट। 12 नंबर है, सॉरी 22 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात सबसे भारत में निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो है ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात वो है आपका, बताइए, सही बताइए, सही आंसर क्या होगा? कुंचिकल फॉल। कुंचिकल फॉल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा। 23 नंबर है, वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, यह कथन संबंधित है किनसे? वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, यह कथन जो है किनका है या यह कथन किन से संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए, यह कथन जो है किन से संबंधित है? तो कोपेन से संबंधित है। वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, यह कथन कोपेन का है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? बताइए, निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान जो है मतलब कि स्थित हैं? पंपास घास के मैदान। इसका सही जो जवाब होगा वो होगा आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान जो है स्थित हैं। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ रेगिस्तान का नाम, दूसरे तरफ देश का नाम दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? वो है आपका डी ऑप्शन। देखिए, गिब्सन का संबंध ब्राजील से दिया गया है जो कि सही मेल नहीं खाता है। तो सही मेल कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करके बताना है। कुछ आप लोग भी वर्क किया करिए। प्रश्न संख्या 26 है। 26 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पंछी के पैर प्रकार का डेल्टा बनता है? बताइए, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस नदी के मुहाने पर पंछी के पैर प्रकार का जो डेल्टा है बनता है। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है, देखिए, मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है इसके नदी के मुहाने पर पंछी के पैर प्रकार का जो है डेल्टा बनता है। इसका सही जवाब है मिसिसिपी। और यह प्रश्न अनगिनत बार पूछा जा चुका है। भारत और यूरोप के बीच समुद्री दूरी कितनी कम हुई सुएज नहर के निर्माण के बाद? या यूं कह सकते हैं कि सुएज नहर के निर्माण के बाद भारत और यूरोप के बीच समुद्री दूरी कितनी कम हो गई थी? तो याद रखिएगा 7000 किलोमीटर। तो सुएज नहर के निर्माण के बाद भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री दूरी है वो कितनी कम हो गई थी? 7000 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित भारतीय मौसम विज्ञान मुख्यालयों को कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से उनकी स्थापना का क्रम जो है कूटों से अपने सही उत्तर का चयन करें। तो निम्नलिखित भारतीय मौसम विज्ञान मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से अपना सही उत्तर चुनें। इसका सही जो क्रम होगा वो बताना है आपको। तो देखिए, इसका जो सही क्रम होगा ऑप्शन डी ऑप्शन को देखिए, सबसे पहले आएगा शिमला, इसके बाद आएगा कोलकाता,
इसके बाद पुणे और इसके बाद आएगा न्यू दिल्ली, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, क्या यह कथन सत्य है? काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 30 है, मैक मोहन रेखा के बीच की सीमा बनाती है। मैक मोहन रेखा बताइए किन किन के बीच किस जो है सीमा बनाती है, आपको बताना है। तो या एक इस प्रश्न को इस रूप में भी आप देख सकते हैं, मैक मोहन रेखा जो है किन के बीच जो है मैक मोहन रेखा किन के बीच है? तो इंडिया और चाइना के बीच जो है जो रेखा खींचा गया है उसे मैक मोहन रेखा कहते हैं, इंडिया एंड चाइना। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 31 में देखते हैं क्या पूछा गया है। 31 का प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। पहला है बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तट मंदिर और सप्त शिवालय। तो बताइए इनको मतलब कि कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करके जो सही कोड है आपको बताना है कि कौन सा सही जो है कोड है, किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, कालक्रम के अनुसार अगर इन्हें व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले सप्त शिवालय, इसके बाद महाबलीपुरम का तट मंदिर, इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर आएगा, यानी डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और 32 में पूछा गया, हाथी गुफा का शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुफा का जो शिलालेख है आपको बताना है कि इस शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी दिया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है खारवेल। किस राजा के बारे में? तो खारवेल राजा के बारे में हाथी गुफा का शिलालेख जो है ये स्रोत है। खारवेल राजा का जो है कह सकते हैं इनके बारे में इस लेख पर जानकारी दिया गया है। 33 नंबर है, निम्नलिखित साइटों में से कौन सा मेसोलिथिक काल में जानवरों के प्रभुत्व का प्रमाण प्रदान करता है? निम्नलिखित साइटों में से कौन सा मेसोलिथिक काल में जानवरों के प्रभुत्व का प्रमाण प्रदान करता है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब है, बताइए। इसका सही जवाब है बगाड़, यानी या बगाड़ भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अदीना मस्जिद मांडू दिया गया है, ऑप्शन बी लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, ऑप्शन सी दखिल दरवाजा गौरी और ऑप्शन डी तीन दरवाजा अहमदाबाद। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही जवाब है जो सही सुमेलित नहीं है वह है आपका अदीना मस्जिद, जो मांडू दिया गया सही सुमेलित नहीं है। तो अदीना मस्जिद का जो सही लोकेशन जो है वो आपको कमेंट करके बताना है, यानी अदीना जो मस्जिद है कहां पर स्थित है आप बताइएगा। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास का जो संबंध भगवत नामावली से है, दूसरा में दिया गया नाभादास का जो संबंध है क्या भक्तमाली से है, तीसरा है रस खान का संबंध क्या रसिक प्रिया से है, और चौथा जो है उस्मान का संबंध चित्रावली से है। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका पहला और तीसरा। ध्रुवदास का संबंध भगत और नमावली से नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है इसका, और सी रस खान का संबंध जो रसिक प्रिया से दिया गया ये भी सुमेलित नहीं है, यानी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 36। पानीपत के युद्ध में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस वर्ष पराजित किया था? या यूं कह सकते हैं कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था किस युद्ध में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था? पहला, दूसरा या तीसरा?
तो देखिए आपको यहाँ पे एक वर्क करना है कि पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, तो पानीपत के पहला, दूसरा और तीसरा तीनों युद्धों का जो समय है और किन किन के बीच हुआ था कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपका जो है वर्क है, आप लोग भी थोड़ा मेहनत किया करिए। तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस वर्ष पराजित किया था? तो इसका सही जवाब है, बताइए, सही जवाब है 1526 एडी, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526, प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा और तीसरा के बारे में आपको बताना है और किन किन के बीच हुआ था इसको भी कमेंट करके बताना है। 37 नंबर है सर थॉमस मुनरो। ठीक है, सर थॉमस मुनरो वर्षों के दौरान मद्रास के गवर्नर थे। किस वर्षों के दौरान मद्रास के गवर्नर रहे सर थॉमस मुनरो? सही जवाब है सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 एडी के दौरान ये मद्रास के गवर्नर थे। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही जवाब है शिवाजी के लिए, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। प्राचीन भारत की जड़ें, प्राचीन भारत की जड़ें किसके द्वारा लिखी गई थी? प्राचीन भारत की जड़ें किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब है W.A. फेयर सर्विस के द्वारा। प्रश्न संख्या 40 है, हर्ष ने किस बैठक में अपना सारा सामान दान कर दिया? हर्ष ने किस बैठक में अपना सारा सामान जो है दान कर दिया था? तो याद रखिएगा, इनमें से जो ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही कमेंट करके सही इसका जवाब जो है कमेंट में बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा या सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। अधोलिखित किस अभिलेख में स्कंद गुप्त की हुण विजय का उल्लेख मिलता है? अधोलिखित किस अभिलेख में स्कंद गुप्त की हुण विजय का जो है उल्लेख मिलता है? इसका जो है आंसर कमेंट में बताइए। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो याद रखिएगा, कहोम जो अभिलेख है, अधोलिखित किस अभिलेख में? तो कहोम अभिलेख में स्कंद गुप्त के हुण विजय का उल्लेख मिलता है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 42 में पूछा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना और उसकी राजधानी के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान के साथ समेकित किया? छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना और उसकी राजधानी के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान के साथ समेकित किया? इसका सही जवाब है रायगढ़। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। आप लोग कमेंट बहुत कम करें, प्लीज कमेंट किया करिए। 43 है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। इन चारों में से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने समर्थन किया था भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था। 44 है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने जमीन नाप कर लगान वसूल करना शुरू किया? दिल्ली का वह पहला सुल्तान था, कौन सा नाम बताइए, वह कौन सा सुल्तान था जिसने जमीन नाप कर लगान वसूल करना शुरू किया था? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने जमीन नाप कर लगान वसूल करना शुरू किया। 45 है, सिंधु घाटी के लोग पूजते थे, सिंधु घाटी के लोग किसको पूजते थे? सिंधु घाटी के लोग देवी माँ को जो है इन्हें जो है अपना कह सकते हैं कि देवी कुल मानते थे, देवी माँ की पूजा करते थे और यहाँ पे मातृत्व प्रधान था। तो याद रखिएगा। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? रासवली, अमरकंटक और ओंकारेश्वर। इन तीनों में से बताना है कि सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं कौन कौन। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर जो है आपको चूज करना है। तो देखिए, इसका सही जवाब है अरासवली, यानी पहला ओनली वन जो है सही है। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 47 है, महाभारत
महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले कामरूप राजा, महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले कामरूप राजा बताइए थे। कामरूप राजा नाम है भगदत्त, यानी बी ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृतियां हैं? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृतियां हैं? बताइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए इसमें एस्टेटाइट जो सील है ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृतियां हैं, ठीक है। और दूसरा जो है मानकीकृत अनुपात की ईंटें, ये भी जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृतियां है, यानी आपका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, पहला और दूसरा ओनली, सिर्फ पहला और दूसरा। 50 नंबर और इस टेस्ट का लास्ट नंबर जो 50 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को मौर्य पूर्व काल में 16 महाजनपदों में से सूचीबद्ध नहीं किया गया है? मौर्य काल में 16 महाजनपदों में से जिसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है वह कौन है? सही जवाब है कलिंग, यानी डी ऑप्शन। कलिंग को महाजनपद के सूची में 16 महाजनपदों के सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न था और सही जवाब है डी ऑप्शन कलिंग। इसी के साथ आज का टेस्ट जो टेस्ट का 50 प्रश्न होते हैं समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे आप लिंक को जो है डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल का लिंक है। इसके बाद जो है आपका इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल और क्विज दोनों का जो है लिंक दिया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे आंसर की भी प्रोवाइड करा दिया गया है इस टेस्ट के आखिरी पेज पर, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में जो है शेयर कर दिया जाएगा, वहां से भी आप जो है इस पीडीएफ को प्राप्त करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।